हेलो एंड वेलकम टू IYF एजुकेशन। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि भाई मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई। अब ये जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, तो बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो मौलिक कर्तव्य की जगह मौलिक अधिकार लिखे आते हैं और मौलिक अधिकार की जगह मौलिक कर्तव्य लिखे आते हैं। भाई नाम सेम होने की वजह से क्या हो जाता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो आंसर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से भाई जो है क्लियर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंसेस है। आपको पूरा से लेकर एंड तक ये वीडियो देखना और आपके जो भी डाउट्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले पढ़ेंगे हम, बताता हूँ मैं आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है भाई, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मौलिक अधिकार पे। ठीक है भाई। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है भाई, आर्टिकल 12 टू 35। मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं भाई। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि जिनकी गारंटी कौन देता है, संविधान देता है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो आप इसकी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक, अब कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो भाई 6 मौलिक अधिकार है टोटल। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, हर किसी के लिए। अगर आपके मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहे हैं तो वीडियो देखो, कैसे आपको मांग करनी है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो अधिकार है हमारा वो है समानता का अधिकार। जो आर्टिकल किससे है, 14 से 18। आप अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पढ़ोगे तो उसमें समानता के अधिकार के बारे में बता रखा है कि आर्टिकल अनुच्छेद जो 14 है वो क्या कहता है, कानून के समक्ष क्या है, सभी समान हैं। यानी कि कानून के समक्ष समानता। भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो नर हो मादा हो, ठीक, किसी भी जाति के लोग हों, वो क्या है, कानून के समक्ष सब इक्वल है। कोई अमीर कोई गरीब कोई छोटा बड़ा नहीं, सब क्या है, एक नज़र के तरह समान है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भाई किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, अन्य किसी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल 14 एक तरह से हम कह सकते हैं, आर्टिकल 14 क्या है, कानून के समक्ष समान संरक्षण। 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और 15 कहता है कानून के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, समानता और संरक्षण में थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई कानून के नज़र में सब इक्वल हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कानून के समक्ष समान संरक्षण में मतलब है कि भाई हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, भाई मेल फीमेल नहीं देखेंगे, ठीक, जातिगत नहीं देखेंगे भाई अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, आर्थिक रूप से नहीं देखेंगे कि भाई अमीर है या तो हमें ट्रीटमेंट मतलब उसको अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। तो यानी किसी भी आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ये हमारा संविधान हमें कहता है। अगर किया जाता है तो उसके लिए भी आगे मैं एक आर्टिकल दे रखा है कि कैसे हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक, तो बात ये थी समानता का अधिकार। फिर एक आता है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में समानता के अधिकार को राइट टू इक्वलिटी। ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी। और स्वतंत्रता के अधिकार को बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमें अनुच्छेद 19 से आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। ठीक, यानी कि अगर अनुच्छेद 19 से लेकर आप स्टार्ट करोगे 22 तक तो आपको स्वतंत्रता के अधिकार का विवरण प्रावधान दिया है, जिसमें क्या कहा गया भाई, जो भारतीय संविधान है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 19 के आधार पर, ये जो अनुच्छेद 19 है इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं। और कौन कौन सी है वो 6 स्वतंत्रताएं, तो पहला भाई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि भाषण अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि हम अपने विचारों को कहीं भी प्रकट कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, धरना देने की स्वतंत्रता, धरना व अनशन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई।
यानी कि अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराज़ हो या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हो, धरना दे सकते हो और अनशन कर सकते हो। ठीक। थर्ड है कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में आप कहीं भी क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो। ठीक। दूसरा बसने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी कोने में बच सकते हो, एक्सपेक्टेड जम्मू कश्मीर पहले। अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर में भी आप प्लॉट लेके बच सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया है। पांचवा है कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि भारत में आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई रोक टोक या कोई भी आपके ऊपर अड़चन नहीं करेगा। आप चाहे तो फल सब्जी बेचना हो तो फल सब्जी बेच सकते हो, आप चाहो भाई कोई बिजनेस करना चाहो तो आप बिजनेस कर सकते हो, उससे आपको कोई लेना नहीं है। ठीक है। सबसे जो लास्ट है छठा, वो क्या देता है आपको, वो अधिकार देता है आपको कोई भी दल या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या आता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई दल बना सकते हो, कोई संस्था बना सकते हो। ठीक है। राजनीतिक, जिसमें राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे भाई आपने सुना होगा भाई आम आदमी पार्टी, जब एक अनशन चल रहा था अन्ना हजारे द्वारा, तो उसी दौरान एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। तो ये अधिकार दिया गया, तभी तो केजरीवाल जी ने एक नई पार्टी बनाई। ठीक है ना। आप भी अपनी पार्टी बना सकते हो, एक स्टूडेंट विंग बना सकते हो, छात्रों का एक संघ बना सकते हो, इसमें एक और ऐड कर सकते हो, संघ बनाना। ठीक है भाई, संघ। ठीक है ना। कोई भी क्या कर सकता है, संघ बना सकता है, यूनियन बना सकता है छोटी मोटी, लेकिन क्या हो वो यूनियन क्या हो, एक शांतिपूर्ण तरीके से काम करे। ये नहीं कि भाई आप यूनियन बना के चलो भाई देश में हंगा कर मतलब दंगे करने चल जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो अधिकार दिए गए हमें, ये 19 के 19, अब ये इमरजेंसी में यानी आपातकाल अगर लगेगा, यानी कि इन अधिकारों को सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध भी कर सकती है, सरकार द्वारा प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। ये याद रखना। अगर कोई पूछे भाई ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा सकता है हमारे अधिकार को, तो अनुच्छेद 19। ठीक है ना भाई, याद रखना, प्रतिबंधित कर सकती है इमरजेंसी में, आपातकाल में। ठीक है ना। ये सारे के सारे अधिकार स्थगित कर देगी, सस्पेंड कर देगी। तो ये तो था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 जो आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 19 है उसमें ये 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 21। ये हमारी जो निजता का अधिकार है, यानी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि मेरी कुछ निजी बातें होंगी या उनको मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ, मेरे को मतलब सरकार भाई मेरे निजी मामलों में दखल नहीं कर सकती, चाहे सरकार कितना भी बड़ा कानून क्यों ना ले आए। तो ये क्या करता है, मेरी जो निजी ज़िंदगी है उसको, उसके लिए फ्रीडम देता है। ठीक है ना, प्राइवेसी रखता है मेरी, तो ये उसी का अधिकार है। अभी देखोगे करंट चल रहा है कि भाई व्हाट्सएप जो चल रहा है, व्हाट्सएप में कुछ ऐसी पॉलिसीज आ रही है जिससे आपकी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि वो शेयर कर देगा आपके डिटेल्स किसी और के साथ, तो इससे क्या होगा, आपकी जो निजता का जो अधिकार है वो हनन हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लेम कर सकते हो भाई मेरी जो प्राइवेसी है वो इस व्हाट्सएप के थ्रू क्या हो रही है, मेरी प्राइवेसी आप मुझसे छीनी जा रही है, मेरे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। तो आप कोर्ट में याचिका दायर करके आप इसकी मांग कर सकते हो। ठीक है। देखो भाई तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अधिकार है वो है अनुच्छेद 23 से 24, 23 और 24। ठीक। 23 में क्या कहा है भाई, 23 में बंधुआ मजदूरी, इस शोषण के विरुद्ध के अधिकार, एक तो बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म किया गया, और दूसरा जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने, किसी भी स्कूल या किसी भी ऐसे वर्किंग प्लेस पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि अगर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे रखते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण नहीं कर सकते। ठीक। तो 23 क्या है, बंधुआ मजदूर को हटाता है। बंधुआ मजदूरी प्रथा पता ही होगी भाई, कि आप क्या करते हो, किसी को गुलाम बना के अपना सारा काम करवाते हो बिना पैसों पे। ठीक है ना, उसकी इच्छा के खिलाफ। और जो बाल मजदूरी है वो एक छोटे बच्चों से अपने घरों का काम, किसी प्रकार का काम करवाना बाल मजदूर कहलाता है। यानी कि बंधुआ मजदूर और बाल मजदूर, इस शोषण के विरुद्ध के अधिकार समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगला जो अधिकार है हमारा चौथा, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अब भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब है ये आपका आता है 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें क्या क्या है कि भाई भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं है, यानी हमारा जो स्टेट है, देश है भारत, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। अब इसके अंतर्गत जो नागरिक रह रहे हैं वो किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, चाहे वो सेकुलर रहें, चाहे वो हिंदू हो, मतलब किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकते हैं। 26वां कहता है कि भाई आप किसी भी धर्म में आस्था रखें, किसी भी धर्म को माने, मतलब किसी भी भगवान की पूजा करें, इससे आपका कोई सरकार का कोई लेना देना नहीं है, आप जिस भी धर्म में मानते हो आपकी इच्छा। ठीक। 28वां क्या कहता है कि भाई आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूर्णतः आज़ादी है, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो और लेकिन किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, भाई तू हिंदू बन जा या मुस्लिम बन जा या क्रिश्चियन या ईसाई बन जा। ठीक है भैया। तो ये क्या होता है, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार, अगर किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। इसीलिए 25 क्या कहता है, भाई आप किसी भी धर्म में मानो, ये आपके ऊपर है, आप किसी भी धर्म में आस्था रखो, किसी भी भगवान की पूजा करो, ये आपकी इच्छा है। और 28वां कहता है कि आप भाई किसी भी धर्म का प्रचार करो, किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हो, इसमें कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है भाई। अब इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये आता है आपका अनुच्छेद 29 और 30। अब इसमें क्या होता है भाई, जो इस सांस्कृतिक में अल्पसंख्यकों को बताया गया भाई, ठीक है, जो जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक, जैसे सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन, बौद्ध, ये सारे, ठीक है ना, तो इनको अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अधिकार दिए गए हैं कि भाई इनके क्या हो सकते हैं, इनके अपने स्कूल, अपने संस्थान, शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है ना, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, अपने सांस्कृतिक विकास के लिए, अपने सांस्कृतिक प्रचार प्रसार के लिए ये अपने स्कूल चला सकते हैं, इनके स्कूल होते हैं। जैसे आप अगर देखोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जामिया यूनिवर्सिटी, और अब इसी तरीके से मदरसे हैं, मस्जिदों में मदरसे चलते हैं इसी शैक्षणिक संस्थान के आधार पर। इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान का अधिकार, संस्थानों का अधिकार। ठीक है ना, ये भी ऐड कर देना। अनुच्छेद आर्टिकल 19 और 30, इसमें क्या क्या है, बेसिकली सांस्कृतिक और शैक्षणिक, यानी कि इनके अपने वजूद को बनाए रखने के लिए जो सांस्कृतिक अधिकार है, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने सांस्कृतिक कल्चर को बचाए रखने के लिए इनके अपने शैक्षणिक संस्थान है। जैसे आप खालसा कॉलेज देखोगे, खालसा स्कूल है, इनमें क्या करते हैं भाई, इन्हीं के संस्कृति के लोग इसमें अपनी पढ़ाई करते हैं ताकि इनका जो वजूद है, जो इनका जो संस्कृति है वो बची रहे। इस बहुसंख्यकवाद में क्या होता है, अल्पसंख्यक धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन हमारे संविधान ने, हमारे देश ने इस अल्पसंख्यकों को इस संविधान के तहत एक मजबूती प्रदान की जिससे वो अपना वजूद बचा कर। छठा जो अनुच्छेद किसमें सम्मिलित है, अनुच्छेद आता है आपका 32 में, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इसको, इस संविधान को इसकी आत्मा या हृदय भी कहा जाता है। इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने का मतलब है, ये साफ साफ अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था का अधिकार, इनमें से अगर आपका किसी भी एक अधिकार का हनन होता है तो आप इस संविधान के उपचार के अधिकार के तहत अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो। और जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने इसे क्या कहा भाई, ये जो अनुच्छेद है, ये जो अधिकार है, ये संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। ठीक, क्योंकि इसी के आधार पर लोग क्या करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। यानी कि अगर आपको अगर आपके अधिकारों की मांग के लिए भी अधिकार दिया गया है, अगर आपका मौलिक अधिकार में से किसी का भी हनन होता है तो आप इसी के आधार पर, इसी अनुच्छेद 32 के आधार पर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मौलिक अधिकार। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, बिल्कुल इसके अलग होता है। मौलिक अधिकार आपको करने ही करने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके नैतिकता पर आधारित होती है। ठीक है ना, तो ये था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद अब बात करते हैं भाई मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में जुड़े गए हैं। ठीक है भाई, 51A याद रखना,
अगर 1 नंबर में आ जाए मौलिक अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है तो 51A। ठीक, तो सबसे पहला यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, लेकिन 11 में से मैंने कम ही लिखवाए हैं भाई, पूरे के पूरे याद कौन करेगा, तो इसलिए मोटा मोटा याद कर लो, जो भी एग्जाम में 4-5 हो जाए बहुत है। तो सबसे पहले भाई राष्ट्र ध्वज का सम्मान, यानी हमारा जो राष्ट्र ध्वज है नेशनल फ्लैग, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रगान का सम्मान, यानी हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, हमें इसका भी सम्मान करना चाहिए। कहते हैं ना भाई 53 सेकंड का सॉन्ग, मतलब ये गान है, और हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंड करते हैं। जब भी ये नेशनल एंथम बजता है तो हमें स्टैंड करके इसका सम्मान करना पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद है भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। अब भारत जो है 28 राज्यों का एक देश बना हुआ है। अब इसकी जो संप्रभुता है, प्रभुसत्ता है, अखंडता, इसको बनाए रखना हमारा फर्ज है, यानी कि हम भारत से कभी अलग न होने की मांग ना करें। ठीक, फिर है देश की रक्षा करना। देश की रक्षा भाई केवल का मतलब है केवल सेना ही नहीं करे, बल्कि आम आदमी जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी इस देश की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल सेना का काम नहीं है, तो देश की रक्षा हम नागरिकों को भी मिलकर करनी चाहिए, उसमें सरकार का हाथ बटाना चाहिए। फिर है पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण जो हमारे आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, जैसे पेड़ पौधे की हम ज़्यादा कटाई कर देते हैं, गंदगी फैलाते हैं एक जगह दूसरे जगह, तो इस तरीके से हमें अपने पर्यावरण को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। जैसे प्लास्टिक बैग का कम इस्तेमाल करके रिसाइकल करना उसका, और कम पोल्यूशन फैला के, जैसे भाई दिवाली में ज़्यादा पटाखे फोड़ना या अत्यधिक धुएं वाली गाड़ी का इस्तेमाल करना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो हमें इसकी भी रक्षा करनी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। हमारी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे पार्क में हो गई, रेलवे हो गया, परिवहन में जो भी हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग, तो इस संपत्ति की हमें अपनी संपत्ति समझ के सुरक्षा करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, अपनी संपत्ति समझ के उसको घर ले आते हैं, ट्रेन में जाते, ट्रेन से टोटी चुरा ली, बस में गए तो सीट फाड़ दी। तो बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो इस सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाते हैं, जो काफ़ी गलत है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाना, यानी कि कृषि हो, उद्योग हो, विज्ञान हो, किसी भी प्रकार कोई भी क्षेत्र हो, हमें उन सभी को अग्रसर करना है, आगे बढ़ाते ले चलना है, ताकि सभी क्षेत्र का विकास हो सके। फिर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, यानी हमें शिक्षा को भी प्रमोट करना है, शिक्षा को भी बढ़ाना है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं हमें उन्हें प्राथमिक शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये वैसे हमारे संविधान के अधिकार में भी है और ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी डाला गया है। ठीक, फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना, यानी कि भाई अंधविश्वासों में बिलीव मत रखो, टोना टोटका नींबू मिर्ची लटका के नजर हटा लोगे, भैया वैज्ञानिक रहो ना, वैज्ञानिक दृष्टि रखो, हर चीज़ को तर्क वितर्क पे सोचो। ठीक है ना, तो ये थे हमारे हेल्थ ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। तो अब आशा करता हूँ कि भाई आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस समझ आ गया होगा। कई बच्चे अभी भी क्या करते हैं भाई, मौलिक कर्तव्य को मौलिक अधिकार समझ लेते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। कभी कभार सिंगल पूछ लिया जाएगा, भारत में मौलिक कर्तव्य क्या हैं, तो 11 हैं, लेकिन 11 में से मैंने 6-7 ही लिखवाए हैं जो काफ़ी हैं। ठीक, या पूछ लिया जाएगा मौलिक अधिकार क्या है, या फिर आ जाएगा ऊपर दे देगा भाई भारत के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में अंतर क्या है। अंतर सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर आपके मौलिक अधिकार क्या करते हैं, लागू नहीं होते, तो आप उसके लिए कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। ये एक बड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे भाई कोई भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है तो छोटा मोटा केस उसके ऊपर या मान लो जुर्माना लग जाता है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, किसी के अधिकारों पर कोई आधिपत्य कर लेता है, उसको हनन करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना या हो सकता है उसको जेल भी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। क्लियर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मौलिक अधिकार क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सा मौलिक अधिकार हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभार ये भी पूछ लेगा भाई अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार दिए गए हैं, या स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो मैंने अधिकार लिखवाते वक्त उसके अनुच्छेद भी लिख दिए हैं, तो उसके साथ साथ वो भी तैयार कर लेना, तो आपके पेपर में कभी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसको क्या लाइक और कमेंट करो जो भी डाउट हो, उसके बाद शेयर कर दो फटाफट, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, इतना सा काम आपको थोड़ा सा और करना है, जल्दी से करके फ्री हो जाओ। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।